अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत सी ऐसी खबरें होती हैं जो हम स्टार्ट में नहीं बताते लेकिन वो दरमियान में डिस्कशन करते आ जाती है। आज भी हम बात करेंगे मखलूत हुकूमत के अंदर फड्डे होने शुरू हो गए, किस बात के ऊपर हुए उस पर बात कर लेते हैं। सेनेट की टिकटों को लेकर पीटीआई के अंदर मसले बढ़ रहे हैं और नवाशी ने अपना एक वादा पूरा कर दिया। वो कौन सा वादा है जो पूरा किया गया है वो भी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वीडियो आप आखिर तक देखिएगा तो आपको खबरें पता चलती रहे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? अच्छा ज़हीर, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की एक मखलूत हुकूमत बन गई। पीडीएम 2 इसको नहीं कह सकते क्योंकि वो कैबिनेट के अंदर नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ों के ऊपर मसले बनने शुरू हो गए हैं। आज 8-9 के करीब ऑर्डिनेंस जो थे वो वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने पेश किए। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर रिजर्वेशन का इज़हार किया। वो जो थे खुर्शीद शाह, उन्होंने कहा पार्लियामेंट का क्या फ़ायदा है अगर हमने ऑर्डिनेंस पास करने। और ये भी देखा जाए कि 2008 से लेके अब तक कौन-सी जमात है जिसने सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस असेंबली में पेश किए हैं। वो तो ज़ाहिर है पीटीआई ने सबसे ज़्यादा ऑर्डिनेंस किए हैं और ऑर्डिनेंसों पे ही वो अपनी हुकूमत चलाते रहे थे। इसी तरह जो नवीद कमर थे उन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट को फिर लपेट दे अगर आपने ऑर्डिनेंस करवाने। तो वैसे बात ये है कि आपकी मेजॉरिटी भी है, 200 से ऊपर आपके लोग हैं, आप तो बल्कि जो अब आपको मखसूस नशिस्तें मिल गई उसके बाद तो आप 2 तिहाई अक्सरियत की तरफ चले गए हुए हैं अपने इत्तेहादियों को मिला के। तो ये ऑर्डिनेंस क्यों लाए जा रहे हैं? इस ऑर्डिनेंस के ऊपर भी हम बात कर लेते कि पहले बात कर लेते हैं हम ये कि क्यों ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं? आप क्यों नहीं बिल लेके आ रहे? आप क्यों नहीं कमेटियों के अंदर जा रहे? आप क्यों नहीं चीज़ों को डिस्कस कर रहे? उनमें से एक के ऊपर तो मैं बात करूँगी आगे कि वो क्यों ज़रूरी है और दूसरा जिसके ऊपर पीटीआई ने इख्तिलाफ किया उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताएँ जल्दियाँ किस चीज़ की हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। देखें, सेशन ऑर्डिनेंस उस वक़्त लाए जाते हैं जब सेशन ना चल रहा हो कौमी असेंबली का। अब सेशन चल रहा है, सारा कुछ हो रहा है, आपके सामने है और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब देखने में अगर देख लें, तो 2 पार्टी तो कम से कम बड़ी पार्टी एक साथ है, तो उसमें क्या ज़रूरत है? आपको याद होगा हमने एक बात डिस्कस की थी कि पीपल्स पार्टी जो है, जिस तरीके से उसने प्लानिंग की है, उसमें वो अपनी हुकूमत की वोट देने के साथ-साथ, हुकूमत की इत्तेहादी होने के साथ-साथ, अगरचे वो कैबिनेट में नहीं है, लेकिन इत्तेहादी होने के साथ-साथ वो इस चीज़ की अपॉर्च्युनिटी भी देख रही है कि हम अपोज़िशन भी करें। अब देखें, मीडिया के अंदर भी उन्होंने आज कवरेज ले ली अपनी और एक जो अवाम को भी उन्होंने जनाब अंदर ही अंदर अवाम तो कहेगी, देखें जी अब अपोज़िशन हम भी बैठ के इसी वज़ह से डिस्कस कर रहे हैं। तो वो एक किस्म की अपोज़िशन भी कर रहे हैं इस वक़्त और उन्होंने जिस तरीके से खुर्शीद शाह ने और नवीद कमर ने जिस तरीके से कहा है, वो आपके सामने है। लेकिन उसके साथ-साथ आप ये देखें कि जो नवीद कमर और खुर्शीद शाह ने जितनी भी बात की है, अगरचे उन्होंने उसके ऊपर एग्री भी कर लिया कि ठीक है, लेकिन अगर इस मामले को पार्लियामेंट के अंदर लेके आया जाता, तो ज़ाहिर है इसके अंदर फिर डिबेट होनी थी। तो वो डिबेट वहाँ पे होना था और वहाँ पे भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग होती और पता नहीं उसके अंदर सारी तकरीरें सामने आती। तो इस हुकूमत को डर था, इस चीज़ का खौफ था कि बजाय डिबेट करने के, बजाय सारा कुछ करने के, क्योंकि आपने देखा होगा कि कल इरसा वाले मामले के ऊपर जो कुछ हुआ है, वो भी आपके सामने है। तो उन्हें इस वक़्त पीटीआई के साथ तो अपोज़िशन का सामना है ही है, लेकिन उनकी जो अपनी इत्तेहादी जमात है, उसके साथ भी अपोज़िशन का सामना है और यही वजह है कि अच्छा, वो कैबिनेट में आगे नहीं बैठे। और कल अच्छा इरसा वाले के ऊपर नोटिफ़िकेशन जारी हुआ इरसा वाले के ऊपर और शाज़िया मरी ने ट्वीट कर दी कि ये वापस लिया जाए, वो सारा कुछ किया जाए, वो वापस हुआ। तो आप देख लें कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से एक चीज़ की नोटिफ़िकेशन हुई और वो वापस हो गई है। तो ये आने वाले जो हालात हैं, आने वाले दिन हैं, उनकी बुरी तस्वीर कशी कर रही है मामलात जो आपके सामने अच्छा, आ रहे हैं। उसमें ज़हीर एक बात ये है कि इसमें एक ऑर्डिनेंस था प्राइवेटाइज़ेशन का। प्राइवेटाइज़ेशन जो है वो इस वक़्त आईएमएफ की टीम पाकिस्तान आ चुकी हुई है, वो बैठ के आपके वज़ीर ख़ज़ाना के साथ डिस्कस कर रही है और आईएमएफ की टीम ने कहा जी पीआईए की जो निजकारी उसका पूरा प्लान हमें दे दें। तो पीआईए की और डिस्कोस की वो निजकारी जो है वो आईएमएफ बहुत अरसे से कह रही है। आईएमएफ के प्रोग्राम में जाए बगैर जो है वो हमारा गुज़ारा नहीं। इससे ये भी बात सामने आई है जो आजकल खबरों में भी है कि पीटीआई जो बैठी हुई है अमेरिका में शहबाज गुल की ज़र निगरानी कल पीटीआई वालों ने आईएमएफ के हेडक्वार्टर के सामने रोज़ा इफ्तार किया और वहाँ पे इफ्तार किया और वहाँ पे एहतजाज किया कि पाकिस्तान को आप कर्जा मत दें। तो कहीं तो ये कहते हैं कि हम ये बात कह ही नहीं रहे कि आप कर्जा ना दें और कहीं पे ये उसके सामने जाके एहतजाज करवा रहे हैं। अच्छा, वो पीआईए का कह रही है कि आप निजकारी का प्लान दें। पीपल्स पार्टी हमेशा से निजकारी के खिलाफ रही क्योंकि पीआईए में भी भर्तियां इन्होंने की हुई हैं। इनका काम ही नौकरियां देना, नौकरियां दे दे के इन्होंने सरकारी इदारे भरे हुए हैं जो कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा बोझ बन जाते हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की तबाही का जिम्मेदार भी बहुत हद तक जुल्फकार अली भुट्टो को कहा जाता है जो उसने नेशनलाइज कर ली थी, वरना यहाँ पे भी कोई अंबानी होता, कोई टाटा होता, कोई बिरला होता। हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा सनअतकार था, वो सारा तबाह हुआ उस दौर में।
तो इन्होंने ये पास बात तो कर दिया, मेरे ख्याल में इस वजह से भी ये तनकीद कर रहे हैं क्योंकि ये लोगों को बताना चाह रहे हैं कि ये जो निजकारी होगी, हम इसके खिलाफ थे, ऑर्डिनेंस आ गया तो अब ये काम हो गया, वरना बिल आता तो फिर हम कोई ये तनकीद करते, कोई कमेटियों में तनकीद करते, तो मेरा ख्याल में ये भी एक इशू है। ये बात ठीक है बिल्कुल। देखें ये पीपल्स पार्टी को अच्छे से पता है कि ये जो एक इत्तेहाद बनाया गया है, उसमें कितनी पीपल्स पार्टी की मर्ज़ी शामिल होगी या कितनी नून की होगी आपको भी पता है, ठीक है? जहाँ से ये सारी चीज़ें हुई हैं, वो जो पॉलिसी बनाएँगे, जिसके ऊपर अमल दरामद करवाएँगे, वो बड़े एहसन तरीके से करवाएँगे इनसे और वो करवाएँगे और उनके आगे आप इनकार नहीं कर सकते। हाँ, ये पॉइंट स्कोरिंग आप कर सकते हैं बैठ के खड़े होके, जिस तरह आपने कहा कि और प्राइवेटाइज़ेशन के हवाले से आपने ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने एक दफ़ा एक पूरी इसकी अगर पीआईई के उस पे जाए ना, तो लेट्स सपोज़ पीआईए के एक तैयारे के ऊपर अगर किसी क्रू समेत, सारी अमले समेत और सारे उसके समेत एक तैयारे के ऊपर अगर 150 बंदा जो है ना उसको उसका बार उठा सकता है या उससे वो अपनी तनख्वाहें वसूल कर सकता है, तो उससे 4-4 गुना ज़्यादा भर्तियाँ हुई हुई हैं। अब वो फिर हाँ पीआईए ने जी, तो नुकसान उठाना है ना। आप उठाना ही है। उठा के देख लें, इन्होंने अन्यवाद जिसे कहते हैं ना वो सारे इदारों के जिसमें पीआईए जो है बिलतरतीब है, सर-फ़हरिस्त है उसमें, उन उसके अंदर भर्तियाँ की और किस तरीके से फिर वो नुकसान हुआ वो सब आपके सामने है। तो आपको याद प्राइवेटाइज़ेशन होगा ज़हीर कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो 1997 में जो नवाज लीग के दौर में पीआईए से लोग निकाले गए थे, जरदारी ने उनको वापस रीइंस्टेट किया और साथ में उतने सालों की तनख्वाहें भी दी थी उनको। बिल्कुल। और ये सारे इदारों का आप उठा के देख लें, इवन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से लेके जब भी नुकसान उठाया है, नून लीग पे इल्ज़ाम क्या लगता है कि ये प्राइवेटाइज़ करते हैं, पता नहीं अपनों को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं, वो फलाना कर देते हैं। लेकिन अगर कोई इदारा नुकसान में नहीं होगा, तो ये हम यहाँ पे बैठ के कोई भी डिबेट नहीं कर रहा होगा कि इदारे को हुँ, प्राइवेटाइज़ किया जाए। और आपको याद बिल्कुल। होगा कि जिस ज़माने में प्राइवेटाइज़ेशन की बात हुई थी, जिसमें पीटीआई और सारे मिलके डिबेट की थी, उसमें उन्होंने उन इदारों के ऊपर जो फ़ायदे में थे, जो नुकसान में नहीं थे, उसके ऊपर बाकायदा मुखालफत हुई कि इसको आप क्यों कर रहे हैं? तो जो हुँ, नुकसान वाले इदारे हैं, उसका फिर आपके पास चांस नहीं होता। ज़ाहिर है उसको प्राइवेट बंदा आएगा। अब आप खुद अंदाज़ा कर लें कि आपकी अपनी कंपनी किसी की भी इनकी जितने भी सियासतदान होंगे, वो अच्छे तरीके से चला रहे हाँ, होंगे। जो चला सरकारी रहे है, होंगे। उसको अच्छे तरीके से नहीं चलाते, उसपे उल्टी छुरी रख के उसको उसको निचोड़ा जाता है अंदर से। तो मेरे ख्याल में ये अब आने वाले दिनों उसमें में इस उसमें किस्म के बयानात आएँगे सामने। ज़हीर उसमें आप सिर्फ ये देख लें कि 3-4 चैनल्स जो हैं उनके ओनर जो हैं वो नवाज़ लीग के एमपी और एमएनए हैं। लेकिन उन्होंने अपने चैनल के अंदर भी ऐसे लोग रखे हुए हैं जो पीटीआई के सपोर्टर एंकर हैं, पीटीआई के सपोर्टर तजिया निगार हैं क्योंकि वो अपना बिज़नेस खराब नहीं करना चाहते। तो यही है कि आप अपना बिज़नेस तो खराब नहीं करेंगे लेकिन सरकारी इदारों में आप चाहेंगे बिला वजह की भर्तियाँ। स्टील मिल के बारे में मिफ्ता इस्माइल ने यहाँ तक कहा था कि कोई ये हमसे ₹1 में भी खरीद ले। लेकिन जब वो ऑपोज़िशन में होते हैं तो कोई उसको बेचने नहीं देता। अच्छा दूसरा आ जाता है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने भी आज बाहर आके एहतजाज किया। उनका एहतजाज था फ़ौजदारी कानून के ऊपर तरमीम का। तो फ़ौजदारी कानून के अंदर जो तरमीम होगी उससे मेरे ख़्याल में ये फँसते हैं 9 मई के वाक़यात की वज़ह से। हाँ, देखें अब जितनी भी ये तरमीम वग़ैरह होंगी उसके अंदर या कानून साज़ी होगी उसके अंदर हर बंदा ये हमेशा इसी तरह ही होता है कि नून लीग के ज़माने में पीटीआई जो थी वो अभी एहतजाज करेगी। पीटीआई के ज़माने में नून लीग और पीपल्स पार्टी वग़ैरह जो थे जिनके जो जिस तरफ उन्हें पता होता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनके ऊपर कोई नज़ला गिर सकता है, कोई इस तरह का आ सकता है या कहीं से कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है, कोई किसी नैब के कवानीन में रिलैक्सेशन मिलती थी तो उसके ऊपर करना शुरू हो जाते थे कि ये करें। अब ये इनको नज़र आ रहा है कि अगर कोई किसी चीज़ तरफ से फँसेंगे, तो वो एहतजाज इस चक्कर में ज़रूर होगा। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा ज़हीर ये सेनेट के इलेक्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं, नॉमिनेशंस वगैरह स्टार्ट हो गए। नवाज शरीफ ने 2-3 लोगों जिनके साथ वादा किया था, परवेज़ रशीद को तो ज़ाहिर है उन्होंने देना ही था। इसहाक डार ने टेक्नोक्रेट की सीट पे इस्लामाबाद से जो है वो अपना जमा करवा दिया है। नासिर भट्ट को भी उन्होंने दे दिया जो लंदन का उनका साथी था, जो वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जज अरशद की वो इसी ने रिकॉर्ड की थी। फिर तलाल चौधरी को दे दिया। तो नवाज शरीफ ने एक तरह से जो उस वक़्त बातें की जा रही थी, वो अपना वादा तो पूरा किया कि जो वफ़ादार लोग थे उनको सेनेट के अंदर एडजस्ट कर दिया गया। इसी को लेके हम आ जाते हैं पीटीआई की तरफ। पीटीआई की तरफ से आज मैं एक सहाफ़ी की ट्वीट देख रही थी कि पीटीआई ने लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे नाम डाले हैं जो कि इमरान खान से अप्रूव नहीं किए गए थे। मतलब वो लिस्ट जो फाइनल थी उसमें इमरान को जो दिखाई गई थी उसमें ये नाम नहीं थे लेकिन अब लिस्टों में ये नाम आ गए हैं और वो कह रहे हैं कि जी शेर अफजल मरवत हमेशा से यही करते हैं टिकटों को लेके पहले भी ये मसला किया अब भी कि अपनी मर्जी के लोगों को अंदर लेके जाते हैं मिलवाने के लिए लिस्टें कुछ और दिखाई देते हैं नाम कुछ और आ रहे हैं उधर से अमीन गंडापुर जो है वो भी काफी उनका मरकज की तरफ जो रवैया थोड़ा सॉफ्ट हो गया है और उसके अलावा
अलावा मीन गंडापुर ने ज़िमनी इंतखाब में अपने भाई को उतारा। तो हमने ये देखा है वैसे कि नॉमिनेशन में भी देखा कि मुज़म्मिल असलम का नाम नहीं तो तैमूर जगड़ा कहता है मेरा नाम आ गया। वो असद कैसर का भाई नहीं आता तो किसी और का भाई आ जाता है, डिप्टी सेक्रेटरी स्पीकर। इमरान खान से अंदर मिल कोई रहा नहीं है, लिस्टें बाहर कुछ बन रही हैं, बड़े रोले पड़े हैं, बाहर निकलेंगे इमरान खान तो उनको तो बड़ा मसला बन जाना है। हाँ, देखिए ये बात ठीक है कि इमरान खान साहब अंदर है, बीच में ये भी चला, फिर अदालत ने इजाज़त भी दी कि उन दिनों में जो बाहर पार्टी बैठी हुई थी, तो उनका यही मानना था कि हमने जाके डिसाइड करना है कि टिकट किस-किस को देने हैं। लेकिन इसमें एक अहम बात ये है, अगेन मैं ये कहूँगा कि बेशक आप शुएब शाहीन से या गौहर अली से पूछें, गौहर खान से, तो वो यही कहेंगे या पीटीआई को यही कहेंगे कि जी अब मरवत के बंदों को दे दिया या मरवत ने खुद वो किया है। मेरा यहाँ पे इसके ऊपर टेक ये है कि गौहर या दूसरा कोई भी बंदा जो है, अब हामिद खान का तो कल ही नाम आ गया था शायद कि हामिद खान को इमरान खान साहब की मर्ज़ी से दिया जा रहा है। तो ये देखने की, हुँ। सोचने की बात ये है कि हमेशा वो वाले फैसले मरवत जो है वो आगे क्यों बताते हैं? ये चीज़ें अब गौहर ने अपने बंदे क्यों नहीं लेके आया? गौहर के अपने बंदे क्यों सामने नहीं आए? मरवत के क्यों सामने आए हैं? इसका मतलब ये है कि मरवत जो है शेर अफजल मरवत, वो अगर टिकट दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब की भी शायद कहीं न कहीं मर्ज़ी उनके बंदों के अंदर शायद शामिल होगी। अब बाहर तो बैठे हुए हैं, वो तो इस किस्म की करेंगे। इमरान खान साहब के लिए तो एक आइडियल सूरत-ए-हाल है कि किसी भी चीज़ का नज़ला गिरेगा किसी के ऊपर, उन्होंने कह देना मैं तो जेल के अंदर था, मुझे पता कोई नहीं है। तो अच्छा, मुझे मस पता कोई नहीं। मेरा सवाल ये है मेरा सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत ही क्यों? आमिद खान ने अपने बंदे क्यों नहीं आगे ले आया? दूसरे तीसरे बंदे क्यों लेके अपने बंदे नहीं लेके आए? ये बंदे भी हो सकता है अपने नाम लेके गए हों। इनको उनके बंदों को अप्रूवल ना मिली हो, शेर अफजल के बंदों को अप्रूवल मिल गई हो शायद। ये भी तो हो सकता है ना? हुँ। तो अच्छा हमेशा उसमें ज़हीर मुझे एक बात बताएँ कि एक मैंने खबर देखी है कि ज़ैन कुरैशी को ऑपोज़िशन लीडर बनाया जा रहा है, क्या ऐसा कुछ चल रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ज़ैन कुरैशी के हवाले से नहीं है। देखें बहुत शुरू में तो लतीफ़ खोसा की आई खबरें, लेकिन बाद में उमर अय्यूब का ही सुनने में आ रहा है ज़्यादा कि अच्छा। और यही वजह है कि लतीफ़ खोसा साहब बिल्कुल पर्दा स्क्रीन से गायब हुए हैं, क्योंकि वो अब कहीं पे आ नहीं रहे, उस तरह से एक्टिव नहीं है, जिस तरह से सुलेमान अकरम राजा एक्टिव है, जिस तरह से गौहर है। वुकला की टीम में भी वो देख लें तो कुछ लोग, हाँ। वो वो सोने के लिए जाते हैं असेंबली के अंदर। अच्छा एक और मैंने खबर देखी थी चलते-चलते उसको कर लेते हैं कि पेशावर के अंदर जो लोग हैं उन्होंने मखसूस नशिस्तों का केस हारने का इल्ज़ाम मिशाल यूसुफज़ई और काज़ी अनवर पे लगाया। हालाँकि मिशाल यूसुफज़ई तो विक्टिम है, वो अगर जीत जाती तो वो मिनिस्टर बन रही होती लेकिन उसको एडवाइज़र वहाँ पे बनना पड़ रहा है। लेकिन वहाँ पे लोग इल्ज़ाम काज़ी अनवर पे और मिशाल यूसुफज़ई पे लगा रहे हैं। नहीं, देखिए अब गाज़ी अनवर आप सबसे पहले फ्रंट लाइन के ऊपर अगर कोई क्रेडिट लेने के लिए शर्मिला आएगा, तो अली ज़फ़र साहब आएँगे। अगर कोई उनके हक में फैसला आएगा, तो अली ज़फ़र साहब आएँगे। खबर जब आपके कोर्ट रिपोर्टर रिपोर्ट कर रहे होते हैं, जाके यही बता रहे होते हैं कि अली ज़फ़र साहब ने ये कहा, अली ज़फ़र साहब बाकी हुँ। होते हैं, टीम होती है पूरी। लेकिन अगर ये मुकदमा जीत जाते तो अली ज़फ़र साहब को क्रेडिट जाना था। और कल के जज के रिमार्क्स के ऊपर जिस टाइम उन्होंने अली ज़फ़र साहब से पूछा, क्या आपने ऐसी पार्टी के साथ, सुन्नी ताज कौंसिल के साथ क्यों किया था जिनके पास एक सीट भी नहीं थी? हाँ। तो उन्होंने इस चीज़ को माना कि हमसे गलती हुई है। तो मैं कहा ये अली ज़फ़र साहब ने जब खुद वहाँ पे जाके माना है सारा कुछ कि हमसे गलती होगी, सारा कुछ हो गया, तो अली ज़फ़र साहब इसका मतलब लीड कर रहे थे। बाकी टीम के ऊपर हुँ। तो नहीं होता ना, एक वकील के उनके असिस्टेंट भी होते हैं, आगे हेल्पर भी होते हैं, पता नहीं कौन-कौन होते हैं, लेकिन जो मेन बंदा मुकदमा लड़ रहा होता है, जो सामने होता है, उसकी वजह से ही हाँ। हारा जाता है मुकदमा। तो ठीक है, और वैसे भी ये कहना ठीक नहीं। हाँ, वैसे वैसे भी कल शेर अफ़ज़ल मरवत ने खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर अच्छा खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर शेर अफ़ज़ल मरवत गए थे, लेकिन एक लिस्ट आई है 5 बंदों की पीटीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा जी मुनीब फारूक के प्रोग्राम में, खानज़ादा के प्रोग्राम में, आदिल शाह ज़ेब के प्रोग्राम में, सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में और एक और प्रोग्राम में, इनमें नहीं जाना हमारी टीम ने, लेकिन कल खानज़ादा के प्रोग्राम में शायद बैठे हुए थे कामरान शाहिद का शेर भी है मेरे ख्याल में, आई थिंक। कामरान शाहिद, हाँ जी 5 लाख। तो लेकिन कल शाहजादा के प्रोग्राम में शेर अफ़ज़ल मरवत बैठे हुए थे। मेरे ख़्याल में बायकॉट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी स्पेस खुद ही खोते हैं। हर जगह पे जाएँ, जाके अपना मौक़िफ़ दें, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कौन आपके खिलाफ बोल रहा है, कौन हक़ में बोल रहा है, आपको अपना मौक़िफ़ के लिए जगह नहीं छोड़नी चाहिए। कोई भी एंकर हो, ये मैं नवाज़ लीग के लिए भी कहती हूँ, पीटीआई के लिए भी कहती हूँ, सबके लिए होना चाहिए। अच्छा इवन आप ये देखें कि हामिद मीर के खिलाफ इतनी कैंपेन चलाई नवाज़ लीग के सपोर्टर ने, लेकिन हामिद मीर के प्रोग्राम में जा रहे होते हैं सारे नवाज़ लीग वाले। नहीं, तो बायकॉट करना तो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। ये तो आप बेवकूफ़ी आप अपनी भाग स्पेस छोड़ और देते इससे हैं, कोई हाँ। चीज़ वो नहीं मिलता। मतलब अब ये नहीं और है कि ना तो प्रोग्राम बंद खानज़ादा का होते हैं। अभी मुनीर फारूक के प्रोग्राम में पीटीआई नहीं जा रही जब से शेख रशीद का इंटरव्यू किया था, तो क्या उनका हुँ। प्रोग्राम बंद हो गया? उनके प्रोग्राम के दूसरी अंदर साफ़ी आ जाते दूसरी हैं, उनके दूसरी प्रोग्राम के अंदर दूसरी जो बा दूसरी बात है ज़हीर
कि खानजादा का प्रोग्राम सबसे ज्यादा देखा जाता है, सबसे ज्यादा रेटिंग ले रहा हो, तो आप क्यों स्पेस छोड़ रहे हैं अपनी? अच्छा, हाँ। उसमें अफजल मरवत ने आपकी वाली बात ही की थी कि हमने अपनी एक बेवकूफी से 80 सीटें गवा दी हैं, मखसूस नशिस्तें। तो वही एक बात है कि सुन्नी तहात कौंसिल उसका, चले देखते हैं जी आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर क्या मामलात बनते हैं और सियासत किस करवट रुख इख्तियार करती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लगता ये था कि जैसे कोई इस इलेक्शन के बाद कोई ठहराव आ गया, लेकिन लगता ये कि इस इलेक्शन के बाद ज्यादा पाकिस्तान की सियासत के अंदर भूचाल मचा हुआ है। आने वाले दिनों में देखते हैं क्या होता है जी। हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।